सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायकाचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हमारे YouTube चैनल पर BA द्वितीय वर्ष की नाटक एवं एकांकी श्रृंखला में व्याख्या भाग चल रहा है। उसमें अब तक हमने जो व्याख्या भाग देखा उसमें शकराज, कोमा, मिहिरदेव और अन्य जो वहाँ के राज दरबारी हैं उनके दरमियान जो बातचीत हुई वो आपने देखी कि किस तरह से आपस में ये लोग एक दूसरे से उलझ जाते हैं। और खिंगल ने जो सूचनाएं दी हैं उन सूचनाओं के आधार पर जो शकराज है वो पूरी तरह से सब लोगों से के विरुद्ध हो जाता है, यहाँ तक कि वह कोमा और मिहिरदेव के भी विरुद्ध हो जाता है। इसलिए कोमा को वहाँ से प्रस्थान करना ही पड़ता है। यानी अब वो निर्णय ले चुकी है कि मेरा यहाँ रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। अब आगे शकराज प्रवेश करके कोमा जाती हूँ राजा। शकराज कहाँ? आचार्य के पास। मालूम होता है कि वे बहुत ही दुखी होकर चले गए हैं। कोमा धूमकेतु को दिखाकर उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम्हारे दुर्ग में रहने से अमंगल होगा। यानी जो एक मान्यता है उसको यहाँ शकराज के सामने रख रही है कोमा कि अब यहाँ रहना मेरे लिए ठीक नहीं है। मुझे पग पग पर मेरा अपमान मैं सहन नहीं कर पाऊँगी। मेरा अपमान मैं सहन कर लूँ, लेकिन मेरे प्यार का जो अपमान होगा उसे मैं कतई सहन नहीं कर पाऊँगी। इसलिए यहाँ से मेरा जाना उचित है। शकराज भयभीत होकर उसे देखता हुआ, ओह भयावनी पूंछ वाला धूमकेतु, आकाश का उच्छृंखल पर्यटक, नक्षत्र लोक का अभिशाप। कोमा आचार्य को बुलाओ, वे जो आदेश देंगे वही मैं करूँगा। इस अमंगल की शांति होनी चाहिए। शकराज थोड़ा सा डरने का अभिनय करता है, भयभीत होने का अभिनय करता है कि आप उनको बुलाइए और जो वो कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। कोमा वे बहुत चिढ़ गए हैं, अब उनको प्रसन्न करना सहज नहीं है। वे मुझे अपने साथ लेवा जाने के लिए मेरी प्रतीक्षा करते होंगे कि मैं भी यहाँ से चली जाऊँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मिहिरदेव हैं वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं। शकराज कोमा तुम कहाँ जाओगी? कोमा पिताजी के साथ। शकराज और मेरा प्यार, मेरा स्नेह सब कुछ भुला दोगी? इस अमंगल की शांति करने के लिए आचार्य को न समझाओगी? देखिए क्या विडंबना है यहाँ। देखिए एक तरफ शकराज को नई प्रेयसी मिल रही है और वो अपनी पुरानी प्रेमिका से ये प्रश्न कर रहा है कि मेरा प्यार, मेरा स्नेह सबको भुला दोगी? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली जो कहावत है आप यहाँ देख सकते हैं। इस अमंगल की शांति करने के लिए आचार्य को न समझाओगी कि तुम्हें इस अमंगल में मेरा साथ देना चाहिए? कोमा खिन्न होकर, प्रेम का नाम ना लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई। वो मैंने प्यार किया था जिसको मैं अब भुला दूंगी धीरे धीरे, वो एक पीड़ा थी जो अब हट गई है। उसकी कसक भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। कसक, उसकी प्रेम की जो कसक है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी, क्योंकि मैं जब जब आपको देखती हूँ तब तब मुझे वो आपकी तरफ खींचती है। राजा मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं तो दर्प से दीप्त तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी। जो तुम्हारा जो चेहरा है, जो दैदीप्यमान है, जो तुम एक सच्चे पुरुषार्थी मुझे लगे, उस महत्वमयी पुरुष मूर्ति की मैं पुजारिन थी। मैं तो केवल आपका जो बहुत ही
आकर्षक चेहरा जो था जिसको मैं चाहती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं कि आप इस तरह के तो शकराज इस प्रकार कोमा की नज़रों में बिल्कुल अब गिर चुका है और वो चाहती थी कोमा कि मैं तुम्हारी उस जो तुम्हारे चेहरे पर जो दीप्ति थी, उस दीप्ति को देखकर मैं आप पर मोहित हुई थी और मुझे लगता था कि आप इस अपने साम्राज्य को अच्छे से चला पाएंगे और कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे, इसलिए मैं आपकी तरफ खिंची चली आई थी। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि इस तरह के बातें आप में हैं, इसलिए कोमा अब यहाँ से खिन्न होकर उनको छोड़कर जाना चाहती है। इस स्वार्थ मलिन कलुष से भरी हुई मूर्ति से मेरा परिचय नहीं था। मुझे नहीं पता था कि आप स्वार्थी हैं, आपके मन में कलुष है। अपने तेज की अग्नि में जो सब कुछ भस्म कर सकता हो, उस दृढ़ता का आकाश के नक्षत्र कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते। यानी जो अपने तेज की जो अग्नि है उसमें सब कुछ भस्म कर दे, यानी अपने आप को जो नष्ट कर दे, न्योछावर कर दे, जिसके लिए समाप्त कर दे। तो मैंने तो तुम्हारे लिए अपने आप को भी न्योछावर कर दिया है, तो मेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम आशंका मात्र से दुर्बल, कंपित और भयभीत हो, और लेकिन तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, इसलिए तुम बहुत ही अब डरे हुए हो। उसकी केवल आशंका है कि अब कुछ अनहोनी हो सकती है, इसलिए तुम बहुत ही डर गए हो। शकराज कहता है, धूमकेतु को बार बार देखता हुआ भयानक, कोमा मुझे बचाओ, कोमा मुझे बचाओ। कोमा, जाती हूँ महाराज, पिताजी मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। जाती है। शकराज अपने सिंहासन पर हताश होकर बैठ जाता है। उसे लगता है कि अब सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया है। प्रहरी प्रवेश करके, महाराज, ध्रुव स्वामिनी ने पूछा है कि एकांत हो आऊं? शकराज, हाँ, कह दो कि यहाँ एकांत है, और देखो यहाँ दूसरा कोई न आने पावे, यानी दूसरे को यहाँ नहीं आने की बात यहाँ शकराज कहता है। प्रहरी जाता है। शकराज चंचल होकर टहलने लगता है। धूमकेतु की ओर दृष्टि जाती है तो भयभीत होकर बैठ जाता है, एकदम से डर जाता है। शकराज, तो इसका कोई उपाय नहीं, न जाने क्यों मेरा हृदय घबरा रहा है। कोमा को समझा बुझा कर ले आना चाहिए सोचकर, किंतु इधर ध्रुवस्वामिनी जो आ रही है तो भी देखूं, यदि कोमा प्रसन्न हो जाए। और जाता है। देखिए, उसके मन में, शकराज के मन में अभी भी अंतर्द्वंद चल रहा है कि एक तरफ मेरी प्रेयसी कुपित होकर चली गई, उसका पिता कुपित होकर चला गया है, तो कहीं कोई न कोई सचमुच अनहोनी ना हो जाए, और एक तरफ इधर ध्रुव स्वामिनी आ रही है तो उसको भी वो छोड़ना नहीं चाहता। स्त्री वेश में चंद्रगुप्त आगे और पीछे ध्रुव स्वामिनी, स्वर्ण खचित उत्तरीय में सब अंग छिपाए हुए आती है। सोने से खिंचे हुए जड़ित वो जो उसका उत्तरीय है, परिधान है, उसमें सब अंग छिपाए हुए आती है। केवल खुले हुए मुंह पर प्रसन्न चेष्टा दिखाई देती है। चंद्रगुप्त, तुम आज कितनी प्रसन्न हो? ध्रुव स्वामिनी, और तुम क्या नहीं? चंद्रगुप्त, मेरे जीवन निशीथ का ध्रुव नक्षत्र इस घोर घनघोर अंधकार में अपनी स्थिर उज्ज्वलता से चमक रहा है। आज महोत्सव न हो कि मेरे जीवन का जो एक ऐसा भाव जो तुमसे जुड़ा था, वो इस ध्रुव नक्षत्र के घनघोर अंधकार में अपनी उज्ज्वलता से चमक रहा है। वो मेरा जो मन है वो प्रसन्न है कि मैं तुम्हारी रक्षा हेतु प्रस्तुत हुआ हूँ। आज महोत्सव है न। ध्रुव स्वामी, लौट जाओ। तुम इस तुच्छ नारी जीवन के लिए इतने महान उत्सर्ग की आवश्यकता नहीं है कि मैं तो बहुत ही तुच्छ नारी हूँ। जिस नारी को उसका पति त्याग देता है, वो नारी अपने आप को तुच्छ ही मानने लग जाती है। चंद्रगुप्त देवी, यह तुम्हारा क्षणिक मोह है। मेरी परीक्षा न लो। मेरे शरीर ने चाहे जो रूप धारण किया हो, किंतु हृदय निश्चल है। चिंता मत करो, मैंने कोई भी रूप ले लिया हो, लेकिन मैं आपके साथ हूँ।
ध्रुव स्वामिनी, अपनी कामना की वस्तु न पाकर यह आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं है? चंद्रगुप्त, तीखे वचनों से मर्माहत करके भी आज कोई मुझे इस मृत्यु पक्ष से विमुख नहीं कर सकता। मैं केवल अपना कर्तव्य करूं, इसी से मुझे सुख है। यानी चंद्रगुप्त कहता है कि मैं आपके तीखे वचनों से बिल्कुल मेरा मन एकदम ऐसा आहत हो रहा है, लेकिन मैं उनसे बिल्कुल विचलित नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं अपना जो कर्तव्य है उसको निभाऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए मुझे मृत्यु से ही युद्ध ना करना पड़े, अर्थात चाहे मुझे मृत्यु का वर्ण ही ना करना पड़े। ध्रुव स्वामिनी संकेत करती है सकराज का प्रवेश। दोनों चुप हो जाते हैं। वह दोनों को चकित होकर देखता है। सकराज, मैं किसको रानी समझूं? रूप का ऐसा तीव्र आलोक मैंने कभी नहीं देखा था। इसमें कौन ध्रुव स्वामिनी है? ये बात सकराज ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त जो दूसरे परिधान में है उससे पूछता। चंद्रगुप्त हंसकर, सकराज को तुम धोखा नहीं दे सकती हो। ध्रुव स्वामिनी कौन है यह एक अंधा भी बता सकता है। ध्रुव स्वामिनी आश्चर्य से, चंद्रे तुमको क्या हो गया है? यहाँ आने पर तुम्हारी इच्छा रानी बनने की हो गई है, या मुझे सकराज से बचा लेने के लिए यह तुम्हारी स्वामी भक्ति है? ध्रुव स्वामिनी कहती है कि तुमको हो क्या गया है? यहाँ आने पर तुम्हारी इच्छा रानी बनने की हो गई है, या फिर सकराज से बचा लेने के लिए तुम्हारी स्वामी भक्ति है? कि या तो तुम अपने स्वामी यानी अपने भाई रामगुप्त की आज्ञा का पालन करने के लिए यहाँ आए हो। सकराज दोनों की बातों को सुनकर चकित हो जाता है। चंद्रगुप्त, कौन जाने तुम्हें ऐसा कर रही हो। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रे तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट न करो। यहाँ से लौट जाने पर भी क्या मैं गुप्त कुल के अंतःपुर में रहने के लिए सही मानी जाऊंगी? चंद्रगुप्त, चंद्रे कहकर तुम मुझको पुकारने से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? यह अच्छा झगड़ा तुमने फैलाया, इसलिए मैंने एकांत में मिलने की प्रार्थना की थी। ध्रुव स्वामिनी, तो क्या मैं यहाँ भी चली जाऊंगी? सकराज, ठहरो। दोनों को ध्यान से देखता हुआ, क्या चिंता यदि मैं दोनों को ही रानी समझ लूं? सकराज कहता है, मैं दोनों को ही रानी समझ लूं? ध्रुव स्वामिनी कहती है, चंद्रगुप्त हैं? सकराज, क्यों, इसमें क्या बुरी बात है? चंद्रगुप्त, जी नहीं, यह नहीं हो सकता। ध्रुव स्वामिनी, कौन है? पहले इसका निर्णय होना चाहिए। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से, चंद्रे मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेतु सी अपनी गति बंद करो। तुम बार बार मेरे काम में अड़ंगा मत डालो। ध्रुव स्वामिनी सकराज धूमकेतु की ओर देखकर भयभीत सा, ओह भयानक। वापस से उसे धूमकेतु की बात याद आ जाती है। व्यग्र भाव से टहलने लगता है। चंद्रगुप्त सकराज की पीठ पर हाथ रखकर, सुनिए। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रे इस धमकी से तो कोई लाभ नहीं है। ध्रुव स्वामिनी, तो फिर मेरा और तुम्हारा जीवन मरण साथ ही होगा। चंद्रगुप्त, तो डरता कौन है? दोनों ही शीघ्र कटार निकाल लेते हैं, दोनों, ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त। सकराज घबराकर, हैं यह क्या, तुम लोग यह क्या कर रही हो? ठहरो, आश्चर्य से ठीक कहा है, आज शुभ मुहूर्त नहीं है। मैं कल विश्वसनीय व्यक्ति को बुलाकर इसका निश्चय कर लूँगा। आज तुम लोग विश्राम करो। यानी सकराज के दिमाग में जो भय आशंका बैठ गई थी, उसका सामने परिणाम देखकर वो और भी ज़्यादा भयभीत हो जाता है। ध्रुव स्वामिनी, नहीं, इसका निश्चय तो आज ही होना चाहिए। सकराज बीच में खड़ा होकर, मैं कहता हूँ न। चंद्रगुप्त, वाह रे कहने वाले। ध्रुव स्वामिनी मानो चंद्रगुप्त के आक्रमण से भयभीत होकर पीछे हटती है और तूर्यनाद करती है। सकराज आश्चर्य से उसे सुनता हुआ सहसा घूमकर चंद्रगुप्त का हाथ पकड़ लेता है। ध्रुव स्वामिनी झटके से चंद्रगुप्त का उत्तरीय खींच लेती है और चंद्रगुप्त हाथ छुड़ाकर सकराज को घेर लेता है। सकराज चकित सा, यह तुम कौन हो प्रवंचक? चंद्रगुप्त, मैं हूँ चंद्रगुप्त, तुम्हारा काल। मैं अकेला आया हूँ तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेने।
सावधान। शकराज भी कटार निकालकर युद्ध के लिए अग्रसर होता है। युद्ध और शकराज की मृत्यु हो जाती है। बाहर दुर्ग में कोलाहल। ध्रुव स्वामिनी की जय का हल्ला मचाते हुए रक्ताक्त कलेवर सामंत कुमारों का प्रवेश। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त को घेर कर समवेत स्वर में, एक मिले जुले स्वर में ध्रुव स्वामिनी की जय हो के नारे गूंजने लगते हैं। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी ने मिलकर शकराज का यहाँ वध कर दिया है और नारी की जो इज्जत अब उतरने वाली थी उस इज्जत की रक्षा चंद्रगुप्त ने की है। तो आज द्वितीय अंक का जो व्याख्या भाग है यहाँ समाप्त होता है। आगे भी हमारी कक्षाएं ऐसे ही जारी रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।